हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सुप्रभात नमस्कार। दोस्तों, पीजीटी कॉमर्स के लिए हम प्रतिदिन मिल रहे हैं। पीजीटी कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की हम तैयारी कर रहे हैं। कॉमर्स में पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा टोटल कॉमर्स 11-12 से लगा करके हमारा बीकॉम एमकॉम जो भी हमने कॉमर्स में पढ़ा है उसमें से कोई से भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 की जो बुक्स होती है उसी में हमारा क्लियर हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वहीं से हमने स्टार्ट किया है। अभी मैंने पिछले मेरे 2 वीडियो में लेखांकन से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं। आज मैं उसी कड़ी में हमारे लेखांकन के सिद्धांत, उसकी अवधारणाएं, उसकी मान्यताएं हैं वो क्या है, उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, मैं राजन सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है। ये लेखांकन की अवधारणाएं, मान्यताएं, सिद्धांत हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो इसमें एक अवधारणा पूछी है कि किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है। उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रकटीकरण। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कौन सी अवधारणा आएगी? पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और इसको यदि हमें समझना होगा तो पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा का मतलब होता है कि व्यवसाय की जितनी भी सूचनाएं हैं वह सत्यता के साथ में और शुद्धता के साथ में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आ गया पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक लेनदार माना जाता है? कि जो व्यवसाय का मालिक है, व्यवसाय का जो स्वामी है, व्यापार को प्रारंभ करने के लिए पूंजी लगाता है व्यापार में, तो वो जो व्यवसायी है वो व्यापार के लिए लेनदार माना जाता है। तो कौन सी अवधारणा है उसके अनुसार पूंजी को दायित्व माना जाता है? दूसरे शब्दों में हम बोले तो पूंजी को दायित्व भी बोल सकते हैं, या फिर जो व्यवसाय का स्वामी है वो व्यवसाय के लिए लेनदार माना जाता है। तो लागत अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा या द्विपक्षीय अवधारणा, ये सारी अवधारणाओं आप लोगों को मालूम होगी। लागत अवधारणा क्या बताती है, थोड़ा सा हम इसको समझते भी चलते हैं कि लागत अवधारणा का मतलब ये होता है कि इस अवधारणा के अंतर्गत जो स्थायी संपत्तियां हैं उसके लागत मूल्य पर पुस्तकों में दर्शाई जाए, न कि बाजार मूल्य पर। जब वो संपत्ति खरीदी जाती है तो उस लागत मूल्य पर ही उसे पुस्तकों में दिखाया जाए। दूसरी हमारी जो मुद्रा मापन की अवधारणा वो क्या बताती है कि अकाउंट्स में उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाए जिनका कि मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है। और तीसरी हमारी अवधारणा बोलती है द्विपक्षीय अवधारणा, जो कि दोहरा लेखा प्रणाली से रिलेटेड है। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार का जो लेखा है, प्रत्येक व्यवहार 2 पक्षों को प्रभावित करता है और एक खाते के एक पक्ष को तो दूसरे खाते के दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ये 2 पक्ष डेबिट और क्रेडिट होते हैं। तो ये द्विपक्षीय अवधारणा हो गई, मुद्रा मापन की अवधारणा और लागत अवधारणा। अब हमारे पास बची कौन सी? पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ये पृथक अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब होता है कि जो व्यापार और व्यापारी, तो व्यापारी तो एक व्यक्ति है ही। जो व्यापारी है, जो पूंजी लगा रहा है व्यापार में, वो एक व्यक्ति है। उसको तो हम व्यक्ति बोलेंगे क्योंकि वो पूंजी लगा रहा है, वो कृत्रिम व्यक्ति है। और इस व्यापारी ने व्यापार में पूंजी लगाई, व्यापार में पूंजी लगाई है उसने। अब यहाँ पर इसको भी हमने एक व्यक्ति मान लिया है। जिस प्रकार से हम मैथ्स में मान करके आंसर निकाल लेते हैं कि माना एक्स का मान ये है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो व्यापार है, इस व्यापार को भी एक व्यक्ति माना है। और ये जो पृथक अस्तित्व की जो अवधारणा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस प्रकार से व्यक्ति है ये भी व्यक्ति है और इसलिए इसका भी अपना एक अलग अस्तित्व है। और इसी कारण से भाई एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को यदि पैसा दिया है तो जिसको पैसा मिला है उसके लिए ये क्या हो गया? लेनदार हो गया। और इसीलिए हम इस पूंजी को क्या बोलते हैं? दायित्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा
कि जो लेनदार किस आधार पर माना जाता है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के आधार पर इसको लेनदार माना जाता है। पृथक अस्तित्व, व्यापार का अपना एक अलग पृथक अस्तित्व होता है, व्यापारी अलग और व्यापार अलग। हम यदि किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो हमें जो बिल मिलता है व्यापारी के नाम से नहीं मिलता, उस व्यापार के नाम का मिलता है, उस दुकान के नाम का मिलता है। इसका मतलब ये है कि दुकान का अस्तित्व अलग है और व्यापारी अलग है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हम कि निम्न में से कौन सी एक लेखांकन प्रथा नहीं है। लेखांकन की प्रथाएं, अवधारणाएं, मान्यताएं बहुत सारी है, तो इसमें से कौन सी उसकी एक प्रथा नहीं है, परंपरा उसकी नहीं है। तो यहाँ पर 4 दी है। एक रूपता की प्रथा, दूसरी दी है संपूर्ण प्रकटन की प्रथा, महत्वपूर्णता की प्रथा और गोपनीयता की प्रथा। देखिए व्यापार में यदि हम कुछ भी गोपनीय रखेंगे तो हमारा जो व्यापार है वह उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो एक ये वाली जो डी आंसर है हमारा, वो क्या है, गोपनीयता की प्रथा, ये उसकी एक प्रथा नहीं है। चलिए 50 नंबर का देखते हैं। निम्न में से कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है, अकाउंटिंग का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जिसके सामने सिद्धांत शब्द लिखा है तो लागत सिद्धांत, सत्यता का सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत है। लेकिन ये क्या है, ये तो प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम है, ये सिद्धांत नहीं, ये सिस्टम है ये। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, वेरी इजी था ये तो। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक लेखा समीकरण नहीं है। लेखा समीकरण नहीं है। लेखांकन समीकरण हमने पढ़े हैं और वो लेखांकन समीकरण जो जनरली जो बहुत फेमस है, वो लेखांकन समीकरण कौन सा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। इस समीकरण के आसपास सारी चीज़ें घूमती फिरती है। संपत्तियां, मतलब संपत्तियां बराबर देयताएं प्लस पूंजी, तो ये तो राइट है, ये वाला तो सही है जो हमने लिखा है कि संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, संपत्तियां बराबर देयताएं माइनस पूंजी, ये हमारा आंसर नहीं है। देयताएं बराबर संपत्तियां प्लस ऋण पूंजी, संपत्तियों में से पूंजी माइनस करेंगे तो दायित्व पता चल जाएगा। और संपत्तियों को ज्ञात करना हो तो ये पूंजी ज्ञात करना हो तो संपत्ति में से दायित्व माइनस करेंगे, तो ये भी आ गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर ये जो बी है, ये बी हमारा आंसर है कि ये समीकरण नहीं है। संपत्तियां बराबर दायित्व ऋण पूंजी, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दायित्व और पूंजी दोनों मिल करके संपत्ति के बराबर होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है। अभी हमने देखा व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत, ये वाला व्यावसायिक इकाई की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक उसका लेनदार माना जाता है। निम्न में से सही लेखा समीकरण कौन सी है। अब हमें यहाँ पर सही लेखांकन समीकरण बताना है कि कौन सा है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को लिख करके बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हमारा जो समीकरण क्या है, पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्ति। जितनी संपत्तियां होगी वो पूंजी और दायित्व के बराबर होगी। अब देखिए पूंजी बराबर संपत्तियां ऋण दायित्व, पूंजी बराबर संपत्तियां ऋण दायित्व। यदि हमें पूंजी ज्ञात करना होगी, ये पूंजी ज्ञात करना होगी, तो संपत्ति में से हम दायित्व माइनस कर देंगे तो हमें पूंजी ज्ञात हो जाएगी। ये तो राइट हो गया, मतलब ये वाला जो जवाब है वो हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। पूंजी बराबर सामान्य संचय प्लस दायित्व, तो ये हमारा रॉन्ग है, ये भी समीकरण नहीं और ये भी समीकरण नहीं। मतलब हमारा जो सही जवाब क्या है, फर्स्ट वाला सही जवाब है, ए। आगे बढ़ते हम। लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता। वसूली का सिद्धांत, यदि हमने माल बेचा है, उधार बेचा है, तो हम वसूल कर सकते हैं। तो ये वसूली का सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होता है, दीर्घकालीन ठेका कार्यों में, बिजली उत्पादन एवं वितरण में, जहाज रानी कंपनियों में या रेलवे में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए, दीर्घकालीन ठेका कार्यों में। जो लॉन्ग टर्म जो ठेका कार्य चलते हैं वहाँ पर वसूली का सिद्धांत नहीं होता है। चलिए, क्योंकि वो टेंडर से चलते हैं।
उनमें वसूली का काम नहीं होता है। सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों का आधार क्या है? सामान्यतया जो स्वीकृत लेखांकन के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किस आधार पर बनाए गए हैं? सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है, सिद्धांतों का जो निर्माण है, उसके लिए क्या आधार है? उनको मटेरियल कहाँ से मिला? तो उनके जो आधार क्या है? उनके लिए आधार ये मान्यताएं हैं, जो अनुभवी लोगों के द्वारा जो समय समय पर जो अपडेट की गई जो बातें हैं, वो ये मान्यताओं के आधार पर ही सामान्य स्वीकृत सिद्धांत बनाए गए हैं। मान्यताएं, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चलित कारोबार विचार के अंतर्गत एक व्यवसाय के चालू रहने के बारे में मान्यता होती है। चलित कारोबार का मतलब चालू व्यवसाय की मान्यता। चलित कारोबार का मतलब चालू व्यवसाय की मान्यता। चालू व्यवसाय की मान्यता का मतलब क्या होता है कि एक व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, और इसीलिए तो व्यापार में दीर्घकालीन संपत्तियां खरीदता है। वो दीर्घकालीन संपत्तियां इसीलिए खरीदता है कि उसका व्यवसाय लंबे समय तक चलने वाला है। क्योंकि आज उसने फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, तो मशीन कोई 1 साल के लिए थोड़ी ना खरीदी, आगे कई सालों तक, जब तक वो ख़राब नहीं होगी तब तक चलने वाली है। इसका मतलब उसने जो उसका जो व्यवसाय है वो दीर्घकालीन संपत्तियाँ इसीलिए खरीदता है कि लंबे समय तक चलने वाला है। तो ये जो चलित कारोबार विचार के अंतर्गत एक व्यवसाय के चालू रहने के बारे में कौन सी मान्यता होती है? अपरिमित अवधि, समुचित दीर्घकालीन, अल्पकाल या 1 वर्ष। तो यहाँ पर व्यवसाय तो लंबे समय तक चलने वाला है, इसका मतलब उसकी कोई अवधि निश्चित नहीं है जब तक कि कोई घटना न घट जाए। अपरिमित अवधि, अपरिमित अवधि मतलब उसके लिए अवधि कोई निश्चित नहीं है, वो चालू व्यवसाय की मान्यता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार संबंधित है। प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार ये किससे संबंधित है? समय समय पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए ऑडिटिंग का काम करने के लिए कुछ मानक बनाए जाते हैं। तो उसमें से जो SAP जो फर्स्ट है ये किससे रिलेटेड है? वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र से संबंधित है, लेखा परीक्षा को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों से संबंधित है, प्रलेखन से संबंधित है, या कपट एवं गलतियों का पता लगाने से संबंधित है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर, ये जो मानक लेखा एक है SAP फर्स्ट जो है ये किससे रिलेटेड है? ये A से रिलेटेड है, वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हम। लेखांकन नियम, प्रविधियाँ तथा पद्धतियाँ एक समान अपनाई जानी चाहिए। लेखांकन में जो नियम है, जो पद्धति है, वो हमेशा एक समान होना चाहिए और उन्हें प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए। इसे निम्नलिखित लेखांकन प्रथा कहते हैं कि जो लेखांकन की पद्धतियां हैं वो प्रतिवर्ष एक ही तरह की होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि इस साल हमने एक सिस्टम अपनाया, अगले साल यदि हम दूसरे तरीके से अकाउंट्स रखेंगे तो हम उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे, हम हमारा रिजल्ट नहीं बता पाएंगे। और इसलिए एवरी ईयर, प्रति वर्ष हमें एक समान पद्धतियाँ, प्रविधियाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कौन सी प्रथा है लेखांकन की? सुसंगति प्रथा, संपूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, रूढ़िवादिता की प्रथा, या चालू संस्था? तो यहाँ पर सुसंगति इसका मतलब होता है कि एक समान। सुसंगति का मतलब होता है एक समान, एवरी ईयर एक समान ही नियम प्रथाएं इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया A। नेक्स्ट है पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? अभी हमने 3 बार पढ़ चुके हैं। पूंजी खाता किसका खाता होता है? एक व्यक्तिगत खाता है और व्यापारी का खाता है। और व्यापारी जो है व्यापार के लिए दायित्व होता है। तो जो पूंजी खाता है वह किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? ये पूंजी खाता, तो वो पृथक अस्तित्व की मान्यता या पृथक व्यवसाय की मान्यता, पृथक इकाई की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत आता है, पृथक व्यवसाय। ठीक है, आगे बढ़ते हम। प्रयुक्त पूंजी, प्रयुक्त पूंजी व्यवसाय में जो प्रयुक्त पूंजी कौन कौन सी होती है? तो कंपनियों में एक समता पूंजी होती है, शेयर कैपिटल। दूसरी होती है दीर्घकालीन ऋण, कंपनियां दीर्घकाल के लिए ऋण लेती है। इसका मतलब हमारा जो आंसर क्या आएगा? A और B दोनों आएगा, ये वाला आंसर आएगा हमारा, A और B दोनों आएगा, समता पूंजी भी और दीर्घकालीन ऋण भी, ये प्रयुक्त पूंजी कहलाती है।
कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखा किया जाता है। कंपनी के एकीकरण, दो कंपनियों को हम जब एक करेंगे तो एकीकरण से संबंधित जो लेखा किया जाता है वो किस में आता है? एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा सही समीकरण है? ये तो आ चुका है पहले। सही समीकरण कौन सा है? संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। जितनी संपत्तियां होगी उसके बराबर दायित्व और पूंजी होगी। ये हमारा सही समीकरण है। एक समीकरण याद रखेंगे, बाकी सब हमें आंसर मालूम हो जाएगा। जितनी संपत्तियां उतने दायित्व प्लस पूंजी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समायोजन के वे व्यय, जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट, तो उसमें नीचे समायोजन दी जाती है तलपट के नीचे। तो समायोजन में जो व्यय दिए रहते हैं, अदत्त, पूर्वदत्त, ये जो व्यय रहते हैं समायोजन के, तो समायोजन के वे व्यय जो संबंधित मदों में से घटाए जाए, संबंधित मदों में से घटाए जाते हैं, मतलब माइनस किए जाते हैं और संपत्ति के रूप में उन्हें दिखाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ये तो आय हो गई, उपार्जित आय होती है, व्यय नहीं होता। पूंजीगत तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम उसमें शामिल नहीं करते लाभ हानि खाते में समायोजन के व्यय। अदत्त व्यय को जोड़ा जाता है, ये तो हमें मालूम है कि अदत्त व्यय को जोड़ा जाता है, उपार्जित को भी जोड़ा जाता है, पूंजीगत उसमें आता नहीं है। तो क्या आ गया? पूर्वदत्त व्यय। हमारा आंसर क्या आ गया? पूर्वदत्त व्यय, ये वाला पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय को संबंधित व्यय में से घटा दिया जाता है। पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त कर, पूर्वदत्त किराया, जो कि एडवांस दे दिया जाता है, तो इसको संबंधित व्यय में से घटा दिया जाता है और चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है। वे व्यापारी क्या होता है कि किसी भी रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका व्यापार रिस्क पर ही चलता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा फ्यूचर में जो भी संभावित उसको हानि होने वाली हो उसके लिए अभी से प्रबंध कर लेता है। तो व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन, संभावित हानि, यदि उसको व्यवसाय में संभावना है कि इसके बारे में कोई हानि हो सकती है तो उसका आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए। ये कौन सी परंपरा है? रूढ़िवादी परंपरा है, प्रकटीकरण की परंपरा है, महत्वपूर्णता की परंपरा है या वसूली की परंपरा है? किसके अंतर्गत होता है ये? तो कौन सी परंपरा आएगी यहाँ पर? रूढ़िवादिता की परंपरा आएगी। आंसर कौन सा आएगा? रूढ़िवादिता की परंपरा। इसके अंतर्गत व्यवसायी संभावित हानियों के लिए अभी से ही आयोजन कर लेता है। फिर है वसूली की अवधारणा है। वसूली की अवधारणा क्या है? वसूली की अवधारणा, जब आदेश प्राप्त हो जाए, फिर जब ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दी जाए, जब देनदारों से रकम प्राप्त हो जाए, या इनमें से कोई नहीं भी। आप वसूली कब कर सकते हो? आपने किसी को माल बेचा तो आप वसूली कब कर सकते हो? जब आदेश प्राप्त हो जाएगा तभी आप वसूली करने चले जाओगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है। सामने वाला बोलेगा कि पहले माल तो दो, उसके बाद ही वसूली कर सकते हो। दूसरा है जब ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दी जाए। हाँ, ये लग रहा है कि आप जब ग्राहकों को माल दे दोगे तब आप वसूल कर सकते हो। जब देनदार से रकम प्राप्त हो जाए, रकम प्राप्त होगी तो वसूली का सवाल ही नहीं उठता है। और इनमें से कोई नहीं, मतलब हमारा जो जवाब क्या आ गया? बी आ गया कि जब ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दी जाएगी तभी आप वसूली कर सकते हो। तो ये वसूली की अवधारणा है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ये किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। पीजीटी में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़े हैं, ये टीजीटी, पीजीटी, इन सारी परीक्षाओं में आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धांत, अवधारणाएं, मान्यता से रिलेटेड। और आगे जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।